ओवरलोड हो जाता है। तभी तो स्टूडेंट कहते हैं, स्टूडेंट के पास पेशेंस बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत जल्दी सारी चीजें ग्रास्प कर लेते हैं और बहुत जल्दी जो है अपने पेशेंस को मेंटेन कर लेते हैं। तभी तो तुम सारा दिन बैठ के सुन लेते हो टीचर को, है ना? यस मैम। यस मैम। मैम टीचर को भी और अच्छा, यहाँ दो चीजें हैं, अब हम फंस गए हैं, है ना? कॉलेज के टाइम पे एटलीस्ट एक चीज होती है ना, चलो कोई बात नहीं, टीचर ही है ना? अब ज्यादा मुश्किल हो गया है। यस मैम। अच्छा, काजल के लिए भी मुश्किल हो गया है। कॉलेज खुले जल्दी, यस मैम। बस हम भाग गए कॉलेज को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। भगाओ फिर कोरोना को, तभी खुलेंगे तुम्हारे कॉलेज। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। बनाओ कुछ नई दवाई दुबई। ट्राई कर रहे हैं मैम। अच्छा, ट्राई कर रहे हैं। कहाँ तक पहुंचे आपकी ट्राई? फर्स्ट ईयर। मैम कॉलेज बुला लो तब तो बनाएंगे दवाई। फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग हो अच्छा, चुकी है। कॉलेज में आके 80% हो गया है बनाओगी मैम। दवाई? हाँ जी गिरधर, कहाँ तक पहुंची है? 80% बना लिया मैम। अरे क्या बात है, 80% बना लिया। ये परसेंट आपको कैसे पता चला कि 80% दवाई बन गई है, 20% रह गई है? मतलब फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो गया है। अरे क्या बात है, हमें फेज 3 भी पता है। फेज 3 में तो फिर तो बढ़िया हो गई ना, फिर तो मार्केट में आने लायक हो गई। अभी मैम ह्यूमन यूज के लिए, लिमिटेड यूज के लिए हुई है। अच्छा, लिमिटेड यूज के लिए। नहीं नहीं, थर्ड फेज में तो हम मरीजों के ऊपर ट्राई करना शुरू कर देते हैं, जब मरीजों पे ट्राई हो गया तो। रास्ते में मैं अभी आया नहीं, रास्ते में। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन दो, कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ाओ उसको कि बैठो और चलो। यार साइकिल लेकर के गया था। ओफो, फिर नहीं पहुंचते टाइम से। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ये देखो तुम्हारा बोन मैरो कितने आराम से रेड सेल्स बना रहा है, उनको फटाफट भेज रहे हैं। दिख रही है स्क्रीन सबको? यस यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रोसेस। ठीक है, हम लोग स्टडी कर रहे थे आपका ब्लड का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया कि ब्लड क्या रहता है, कंपोजिशन क्या रहती है, ठीक है। देन वी हैव स्टडीड कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, यूजेस क्या हैं, फंक्शन क्या है। देन वी हैव स्टडीड कि हिमेटोपोइसिस क्या होता है। उसमें हमने 3 तरह से स्टडी किया था। हिमेटोपोइसिस में हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनते हैं, ठीक है। जब आरबीसीज बनते हैं दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस, जब डब्ल्यूबीसीज बनते हैं इट इज ल्यूकोपोइसिस, if it is your platelets then it is thrombopoiesis. So one by one हम सारी की सारी प्रोसेस जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। So erythropoiesis is a process by which the origin, development and the maturation of erythrocyte occur. ऐसी स्टेज, ऐसी प्रोसेस जहां पर कहां से आपका जो आरबीसी है वो जनरेट होता है, ओरिजिन क्या है, कैसे वो डेवलप होता है और फाइनली मेच्योर होके आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, ठीक है। If we are talking about the erythropoiesis, ठीक है, आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है, इफ वी स्टडी इन द फीटल लाइफ, ठीक है, फीटस में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली 3 स्टेजेस रहती हैं। फर्स्ट इज योर मीजोब्लास्टिक, देन इज योर हिपैटिक स्टेज, लास्ट इज योर माइलॉइड स्टेज। जो मीजोब्लास्टिक स्टेज है वो ऐसी स्टेज है जब फीटल लाइफ के फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं, स्टार्टिंग के 2 मंथ्स होते हैं, उन 2 मंथ्स में जो आपके आरबीसीज हैं दैट इज जनरेटेड फ्रॉम और प्रोड्यूस फ्रॉम द मेसेनकाइम ऑफ द यॉल्क सैक, ठीक है। जो यॉल्क सैक होता है उसके मेसेनकाइम से जो आरबीसीज है दैट इज जनरेटेड। जब स्टेज थोड़ी आगे बढ़ती है यानी आफ्टर 2 मंथ्स, यानी नेक्स्ट 3 मंथ टू अप टू 6 मंथ्स, ठीक है, ये 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में देयर इज द हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक मींस लिवर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके आरबीसीज है जनरेट हो रहे हैं दैट इज फ्रॉम द लिवर as well as from the spleen and the lymphoid organ। तो यहाँ पर 3 अलग अलग चीजें हैं जहां से आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन टू द माइलॉइड स्टेज, जब लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं। अब लास्ट के 3 मंथ्स में क्या है, जो बोन मैरो है वो रेडी होना स्टार्ट हो गया है। इट मींस जो रेड बोन मैरो है अब वो जो है आरबीसीज बना रहा है अलोंग विद द लीवर।
देखिए हर जो फेज रहता है उसमें हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे उन ऑर्गन्स के साथ दूसरे बाकी ऑर्गन्स जो है डेवलप होते हैं, तो जो फंक्शन है वो धीरे धीरे शिफ्ट करता है। स्टार्टिंग फेज में लीवर नहीं होता तो वहां पर मेसेनकाइमल यॉल्क सेल्स से बनते हैं। आपके स्टेज का टाइम थोड़ा इंक्रीज हुआ, 3rd से 6 मंथ्स में आया, लीवर धीरे धीरे जनरेट करा, सो लीवर ने जो है आपके आरबीसी बनाने स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लास्ट के 3 स्टेजेस में अब हमारे पास बोन मैरो भी है, लिवर भी है, तो वो दोनों के दोनों जो है आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज अंडर द फीटल लाइफ। नेक्स्ट इज द पोस्टनेटल लाइफ। देखिए 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है एंटीनेटल, एक होता है पोस्टनेटल। एंटीनेटल वो टर्म होती है दैट इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम और बिफोर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है, ये स्टेज होती है एंटीनेटल। पोस्टनेटल लाइफ होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो स्टेज रहती है, जो हमारे आरबीसी प्रोडक्शन की स्टेज रहती है, दैट इज नोन एज द पोस्टनेटल लाइफ, ठीक है। अगर हम अपने एज के हिसाब से देखें, सो व्हेन इट इज 5 to 6 ईयर्स, ठीक है, 5 से 6 साल की एज में आपकी सारी की सारी बोन्स जो हैं वो बोन मैरो जनरेट कर सकती हैं, एवरी बोन, ठीक है। 6 to 20 की एज में पहुंचकर सिर्फ फ्लैट बोन्स ऐसी होती हैं हमारी जो आपके बोन मैरो जो है उनमें प्रेजेंट होता है, जहां से आरबीसी प्रोड्यूस होता है। बट आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा मैम? हाँ जी, सॉरी मैम टू इंटरप्ट मैम, एक्चुअली मैंने अब ज्वाइन करा, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो आपने क्या कराया अब तक? सॉरी मैम। अभी कुछ ज्यादा नहीं करवाया, हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कैसे होता है, वही चीज चल रही है अभी, ठीक है। आरबीसी की जो प्रोसेस होता है वही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, जब हमारी एज तकरीबन 20 ईयर्स तक पहुंच जाती है, तो क्या रहता है, आपकी जो बोन्स होती हैं वो कुछ लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड इन द सेंस कि जो आरबीसी प्रोड्यूस कर सके ऐसी बोन्स जो हैं वो कुछ लिमिटेड एरियाज में ही प्रेजेंट होती हैं, जैसे वर्टिब्रा है, ठीक है, स्टर्नम है, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन्स, स्कल बोन्स, ठीक है, या जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है उनके जो एंड पॉइंट होता है वहां से जो है आरबीसी जनरेट होते हैं, बिकॉज दीज एरियाज कंटेन रेड बोन मैरो। बट आफ्टर द एज ऑफ 20 साल की उम्र के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, बड़ी बोन्स होती है, उनके एंड पोर्शन में आपका फ्लैट जो फैट मॉलिक्यूल है, एडिपोज टिश्यूज है, वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे वहां पर फैट एक्यूमुलेट होता है, जो रेड कलर है वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। अब क्योंकि वहां पर इरिथ्रोपोइटिन नहीं है तो उसका जो इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा, यानी अब जो आपकी बोन्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं आरबीसी, उसमें आप ये जो लॉन्ग बोन्स है उनको हटाकर रेस्ट जो हमने ऊपर बोन्स पड़ी हैं वो जो है आपके आरबीसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन जिसमें आपकी बोन्स बिल्कुल काम करना बंद कर दे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बोन्स की दिक्कत आ जाती है, तो आपके जो आरबीसीज हैं वो स्प्लीन से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी प्रोसेस रुक जाएगी, लेकिन उसका रूट चेंज हो जाएगा, तो अब स्प्लीन जो है वो आरबीसी बनाएगा अगर किसी को बोन्स के कोई डिसऑर्डर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसी कोई भी बीमारी है, ठीक है। देन स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, जैसे कि हमने कल ये चार्ट पढ़ा था, अब आपके पास 3 तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया है। एक तो है सेल डायमीटर, एक है न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म, ठीक है। डायमीटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब वो स्टार्टिंग स्टेज में है तो उसका डायमीटर जो है वो ज्यादा बड़ा है, जैसे जैसे वो इमेच्योर से मैच्योर फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे उसका जो डायमीटर है वो कम हो रहा है, ठीक है। अगर आपको डायमीटर की वैल्यू याद नहीं रहती, ट्राई टू रिमेंबर फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है, जो सबसे पहले है 15 to 20 और जो लास्ट में 7.5, ये 2 चीजें याद रखिए, ठीक है। सो द डायमीटर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एज द सेल विल मैच्योर। अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, सो न्यूक्लियस में क्या है, जो सबसे पहले आपको चीज दिखाई देगी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, उसमें क्या चीज रहेगी आपकी, दैट विल बी बिग स्ट्रॉन्ग बेसोफिलिक मॉलिक्यूल। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड बेसोफिलिक हियर, यहाँ तो एरिथ्रोसाइट बन रहे हैं, आरबीसी बन रहे हैं, बेसोफिल्स तो डब्ल्यूबीसी है। सो गए क्या? नो मैम, नो नहीं मान रहे हैं। नहीं पता मैम। ओके, ठीक है, हमें पता नहीं है कि हमने बेसोफिलिक क्यों यूज किया है। देखिए जो आपका यहाँ पर बेसोफिलिक है वो इसीलिए कि आपका जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है इट्स समवट रिजेंबल योर बेसोफिल्स,
उसकी कुछ अपीयरेंस जो है वो बेसोफिल्स जैसी होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बिग स्ट्रांगली बेसोफिलिक। ठीक है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो आपके अमाउंट है, ठीक है, जैसे HB तो बिल्कुल ही नहीं है, बाकी चीजें जो है वो बहुत कम अमाउंट में है, दैट इज क्वाइट इनसफिशिएंट, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड वेरी स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है इनसफिशिएंट, बहुत कम होना। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म आपका बहुत कम है। ठीक है, जैसे जैसे स्टेज आपकी डेवलप होनी स्टार्ट होगी, आपका इमेच्योर सेल मैच्योर सेल की तरफ जाना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे चीजें डेवलप होंगी। अब देखिए, न्यूक्लियस आपका पहले बहुत बड़ा था, अब न्यूक्लियस छोटा होना शुरू हो गया। ठीक है, वहां पर साइटोप्लाज्म वेरी स्कैंटी था, स्कैंटी हो गया, लेकिन अभी भी हीमोग्लोबिन डेवलप नहीं हुआ है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज आती है एरिथ्रोब्लास्ट की, जहां पर आपको HB जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म आपका पॉलीक्रोमैटिक हो जाता है। पॉलीक्रोमैटिक मतलब जिसमें काफी सारे कलर्स दिखाई दे। अगर आप इमेजेस को ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको सेंटर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्पॉट्स दिख रहे होंगे आपको, जो ये न्यूक्लियस के आसपास स्पॉट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे Yes, जहाँ पे ma'am. कलर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक साथ 2 से 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, दैट्स व्हाई वी यूजिंग पॉलीक्रोमैटिक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पहले तो आपका जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल है, स्मॉलर हुआ, अब वो इंक स्पॉट का बन गया। मतलब जैसे आपका इंक होती है ना, बिल्कुल छोटा सा स्पॉट, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एक छोटा सा स्पॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेट एरिथ्रोब्लास्ट वाली में, जहां मैंने मार्क किया है, स्पॉट। ठीक है, स्पॉट बन गया, आपके यहाँ पर हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा इसिनोफिल्स आ गए। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें आपका न्यूक्लियस बाहर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस बाहर हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा था जो रेटिकुलोसाइट होता है, इट इज नॉट द मैच्योर वन, स्टिल इट इज इमेच्योर। द रीजन इज दैट यहाँ पर कुछ RNA के ट्रेसेस रह जाते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत RNA प्रेजेंट है। जब ये सारी की सारी चीज कंज्यूम हो जाती है, रिमूव हो जाती है, देन वी हैव द कंप्लीट हीमोग्लोबिन। और जो हमारा लास्ट फेज होता है उसमें जो डायमीटर है दैट इज 7.5, आपका न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, एंड वी हैव द हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो आपको जब क्वेश्चन का आंसर देना है, अगर डायमीटर नहीं याद रहता, डोंट ड्रॉ दिस कॉलम, ये सेल डायमीटर का कॉलम ड्रॉ नहीं करना है पेपर में। अगर आपको ये सारे डायमीटर याद नहीं होते, ड्रॉ द 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 चीजें ड्रॉ करिए, एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जब आप उसको एक्सप्लेन करने लगोगे तो आप लिख सकते हो कि एज द स्टेज ऑफ द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और इरिथ्रोपोइसिस गोइंग ऑन, तो जो सेल डायमीटर होता है वो जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में 15 to 20 रहता है, और जब RBC कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है इट इज 7.5 माइक्रोमीटर। क्लियर हो गया यहाँ पे? मैम जो आप बेसोफिल बता रहे थे उसको आवाज कट रही थी, एक बार रिपीट कर दो, क्यों होती है? बेसोफिल इसलिए क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट की वो समवट बेसोफिल जैसी होती है, इसलिए हम उसे बिग स्ट्रांगली बेसोफिलिक कहते हैं। देन वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एरिथ्रोपोइसिस। अब एरिथ्रोपोइसिस के लिए कोई ना कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा जिसकी वजह से पूरी प्रोसेस चलती है। अगर आप जर्नल फैक्टर्स में देखेंगे तो एरिथ्रोपोइटिन है, थायरॉक्सिन है, हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर और विटामिन है। एरिथ्रोपोइटिन एक तरह का प्रोटीन है जिसके बेस पे आपकी पूरी प्रोसेस डिपेंड होती है। एरिथ्रोपोइटिन कहां से सिक्रीट होता है? कहां से सिक्रीट होता है? कोई स्टूडेंट जिसको मालूम हो? नहीं पता। बोन मारो। नहीं बेटा, किडनी से होता है। अच्छा, एरिथ्रोपोइटिन जो है इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द किडनी। ठीक है, उसके बाद ये आपके बाकी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जो RBC के लिए अल्टीमेटली लिंक करता है। देन वी हैव द थायरॉक्सिन, इट्स अ काइंड ऑफ हार्मोन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी हीमोपोइसिस की प्रोसेस चल पड़ी है, लेकिन अगर सेल को ग्रो करने के लिए कोई ऐसे फैक्टर्स ना हो जो उसकी प्रोसेस को स्टिमुलेट करे, तब तक वो मैच्योर सेल नहीं बनेगा। ठीक है, सो हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, जो प्रोसेस है, जो आपके सेल्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनकी पूरी प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन वी हैव द विटामिन्स। ठीक है, अब मैच्योरेशन फैक्टर्स में विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
अगर आपका जो सेल है वो अगर ब्लास्ट फॉर्म में है, मतलब अभी भी वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है, तो क्या वो आपकी बॉडी में आरबीसी लेकर आएगा अनलेस एंड अनटिल कोई चीज उसे मैच्योर फॉर्म में ना चेंज करे। वो इमेच्योर हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो मैच्योरेशन के लिए वी रिक्वायर्ड विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 एक ऐसा आपका विटामिन रहता है जिसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया भी होता है, जिसे हम मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका विटामिन रहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द सेल्स। देन वी हैव द फॉलिक एसिड। एज पर जैसे विटामिन होता है वैसे ही फॉलिक एसिड होता है, जिसकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आपने देखा होगा कि जो भी हम मल्टीविटामिन लेते हैं या जो पेशेंट अनीमिक होते हैं, जिनका HB कम होता है, उनको ऐसे से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि जो उनके आरबीसीज हैं दैट शुड गेट मैच्योर्ड और उनके जो HB लेवल है वो इंक्रीज हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है कैसल का, ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है हमारे स्टमक के पेरिएटल सेल से रिलीज होता है और ये क्या करता है, जितना भी विटामिन बी होता है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जिसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से विटामिन B12 अपना इफेक्ट शो कर पाता है, ठीक है। अगर कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होती है बॉडी में तो वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगी, एज सच बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। सो विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। लास्ट वी हैव द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर HB फॉर्मेशन। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो, सेल्स मैच्योर हो। अब सेल्स के बीच में HB भी होना चाहिए, बिना HB के तो आरबीसी किसी काम के नहीं है। सो उसके लिए हमारे पास कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है, विटामिन्स है, देन वी हैव आयरन और सम अदर क्लास ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड। सो आपके जो HB की फॉर्मेशन के लिए ये सारे एजेंट्स दैट प्लेज अ very important role. These are the factors that affects the process of erythropoiesis. Next we have leukopoiesis. ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है आपकी ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। इसमें आपका जो स्टार्टिंग रहता है दैट इज योर माइलोब्लास्ट, ठीक है। वहां पर प्रोइरिथ्रोब्लास्ट है, यहाँ पर आपका माइलोब्लास्ट है, ठीक है। अब ये माइलोब्लास्ट जो है इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोग्रेनुलोसाइट, देन इट विल फॉर्म 3 different myelocyte. One is your basophilic, another is your eosinophilic, then we have neutrophilic myelocytes, ठीक है। ये जो हमारे सेल्स होते हैं ये आगे कन्वर्ट होते हैं मेटामाइलोसाइट्स में, ठीक है। जैसे बेसोफिल मेटामाइलोसाइट्स हैं, eosinophils and neutrophils. After that there is a formation of band. बैंड क्या, आप यहाँ एक तरह से शेप देखिए, हर किसी सेल के अंदर कुछ इस तरह की शेप दिखाई देगी आपको। इफ आई एम एबल टू ड्रॉ प्रॉपरली, आपको शायद शेप हाईलाइट होकर दिखाई दे, दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, ये देखिए थोड़ा आप देखिए जैसे रबर जैसा नहीं होता, आपके पास जैसे कोई रबर बैंड है, अगर मैं उसको सेंटर से जो है उसको होल्ड करूं तो आपको कुछ ऐसी अपीयरेंस नहीं दिखाई देगी उसकी, दैट इज अ समवट अ बैंड। तो वो कुछ इस तरह के बैंड्स बन रहे हैं, वो बैंड्स जो हैं आपको इस स्टेज में दिखाई दे रहे हैं, दैट इज नोन एज बेसोफिलिक बैंड सेल, ठीक है। ये बेसोफिलिक बैंड सेल है। जब ये सेल मैच्योर हो जाते हैं, जब पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज में देखिए, ये देखिए यहाँ पर अगर आपको इसिनोफिल क्लियरली दिख रहा है, ये दोनों ब्रेक हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ब्रेक हो गए, बैंड पूरी तरह से टूट गया है, ठीक है। सो दिस इज द स्टेज कि वहां पर बैंड्स बनते हैं। आप उसको रबर बैंड से याद रखना, पेपर में रबर बैंड मत लिखना, ठीक है। बस उसको याद रखना कि इस तरह से बैंड फॉर्मेशन होता है। देन फाइनली जब वो मैच्योर फॉर्म में होता है सो वहां से वो बैंड गायब हो जाता है। दीज आर द सेल्स नोन एज द ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। दो तरह के सेल्स रहते हैं WBC में, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, दूसरे होते हैं एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब आपके जो स्टेम सेल्स होते हैं जिसकी हम कल बात कर रहे थे, जो कमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, इसमें हमारे पास CFU रहता है। CFU होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मैंने आपको समझाया था, कॉलोनी का मतलब होता है एक जगह पर किसी भी सेल का अक्यूमुलेशन होना, कोई भी टाइप हो,
ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके बहुत सारे सेल्स हैं, मान लीजिए दीज आर द CFU एरिथ्रोसाइट, मतलब ऑन मैच्योरेशन ये हमें एरिथ्रोसाइट्स देंगे, ठीक है। दिस इज योर ग्रेन्युलोसाइट्स, on maturation they will give granulocyte as well as monocyte. Same this is for megakaryocyte. So these are the colonies that will regenerate your final mature blood cell, ठीक है। अब उसके बाद वही सेम प्रोसेस है कि आपका जो ग्रेन्युलोसाइट होता है वो ओरिजिन कहाँ से होता है, हमारे माइलोब्लास्ट से ओरिजिन होता है। माइलोब्लास्ट से आगे जो है आपके माइलोसाइट बनते हैं, माइलोसाइट के बाद मेटामाइलोसाइट्स आते हैं, ठीक है। मेटामाइलोसाइट्स के बाद दे विल फॉर्म अ बैंड, ठीक है। बैंड बनने के बाद वो फाइनली क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. देन वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट। अब अगर हम ए ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं, यानी हम मोनोसाइट्स की बात करते हैं, सो मोनोसाइट्स विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम योर माइलोब्लास्ट, लेकिन आफ्टर माइलोब्लास्ट दे कन्वर्ट इनटू मोनोब्लास्ट, ठीक है। देन दे विल फॉर्म द मोनोसाइट, बिकॉज हमारे मोनोसाइट बनेंगे, मोनोसाइट तो बनने तो आपके मोनोब्लास्ट से ही है, बिकॉज ब्लास्ट इज अ इमेच्योर फॉर्म, बट सोर्स इज योर माइलोब्लास्ट, ठीक है। माइलॉइड का मतलब होता है, माइलॉइड सीरीज होती है, माइलॉइड का मतलब होता है जितने भी WBCs हैं दैट विल कलेक्ट एंड दे विल फॉर्म अ माइलॉइड सीरीज, ठीक है। इसीलिए जो हमारे WBCs होते हैं उनका सोर्स क्या रहता है स्टेम सेल्स में, माइलोब्लास्ट, ठीक है। दैट इज योर माइलॉइड सीरीज। समझ में आया माइलोब्लास्ट ही क्यों? क्योंकि माइलोब्लास्ट जो है वो सारे WBCs को कंबाइन करके जो है बनता है। इट मींस कि उसका ओरिजिन जो है WBCs का वो माइलोब्लास्ट से होता है। Then we have बेसोफिल्स है, ये सब व्हाइट ब्लड सेल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सब व्हाइट ब्लड सेल है। देखिए WBCs होते हैं हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, ठीक है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। देन वी हैव अनदर दैट इज ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स वो रहते हैं जो आगे दो तरह के होते हैं, वन इज योर मोनोसाइट, अनदर इज योर लिम्फोसाइट्स, लेकिन उनका जो सोर्स रहता है दैट इज ऑलवेज द माइलोब्लास्ट। वो आते हमेशा, या आप उसको कहो जो डेवलप होते हैं वो हमारे माइलोब्लास्ट से ही होते हैं। क्लियर हुआ? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यस मैम। आपके लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स कहाँ से आते हैं? बोन मैरो। अरे बोन मैरो से तो सब जनरेट होते हैं, अभी तो समझाया कि जो माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से आते हैं, ठीक है। माइलोब्लास्ट जो है वो आपके लिम्फोब्लास्ट बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो लिम्फोब्लास्ट होगा वो लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होगा, लेकिन ओरिजिन कहाँ रहता है, माइलोब्लास्ट से, ठीक है। माइलोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट कन्वर्ट होएगा लिम्फोसाइट में, बिकॉज ब्लास्ट मीन इमेच्योर सेल, साइट मीन्स मैच्योर सेल, ठीक है। उसके बाद जब वो साइट्स बन जाएंगे, जब वो कंप्लीटली मैच्योर होगा, उसके बाद बोन मैरो उसको कहाँ रिलीज करेगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम से वो जाता है आपके थाइमस के अंदर, ठीक है। थाइमस जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए उसमें T और B सेल्स नाम के दो जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर थाइमस एंड B स्टैंड्स फॉर बुरसा, ठीक है। ये आप देख कर आएंगे कि B को हम बुरसा ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। आप में से कईयों ने पढ़ भी रखा होगा, पढ़ा है, थोड़ी बहुत इम्यूनिटी पढ़ी होगी। नो मैम। यस मैम। कुछ एक लोग तो है मेडिकल से, कुछ ने तो पढ़ा होगा। यस पढ़े थे यस मैम। ये भूसा प्लस में वगैरह। पढ़ा है।
हाँ, ये थोड़ा आप पढ़ के आएंगे कि हम बी लिम्फोसाइट्स में जो बी है उसको बुरसा ही क्यों कहते हैं, ठीक है, क्या रीजन है, कहाँ से डिराइव हुआ ये वर्ड, ठीक है, सबके लिए है ये क्वेश्चन, ये सब पढ़ के आएंगे, कल हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। सो हमारे पास थाइमस है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स है हमारे पास, टी स्टैंड्स फॉर द थाइमस, ठीक है, एंड बी हम पढ़ के आएंगे। समझ में आ गया लिम्फोसाइट्स कहाँ से बने, कहाँ से ओरिजिनेट हुए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. द थर्ड प्रोसेस वी हैव द थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है, अभी तक हमने दोनों प्रोसेस पढ़ी, अब हमारे पास लास्ट प्रोसेस है थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोसाइट्स आल्सो नोन एज द प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। कैन बी आस्क्ड इन 1 or 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोम्बोसाइट्स और व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स? तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स बन रहे हैं आपके CFU-M से, हियर M स्टैंड्स फॉर मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, जो हमारे प्लेटलेट्स का इमेच्योर फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स जो है जब मैच्योर होता है दे विल फॉर्म द प्लेटलेट पार्ट। अब जो मेगा कैरियोसाइट होता है उसमें एक सूडोपोडियम होता है, सूडोपोडियम मतलब एक फॉल्स अपीयरेंस होती है मूवमेंट के लिए, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। जैसे अगर आपने कभी अमीबा देखा हो, सो अमीबा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे ड्रॉ करी हुई चीज दिखाई दे रही है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। जब इसके आसपास कहीं फूड होता है तो ये अपनी जो है मूवमेंट चेंज कर लेता है, उसके पास एज सच कोई ऑर्गन नहीं होता, अपनी ही मूवमेंट को वो थोड़ी देर के लिए ऐसा चेंज करता है, जिस वजह से हम उसे सूडोपोडियम कहते हैं। सेम वही चीज हमारे मेगा कैरियोसाइट के पास होता है। मेगा कैरियोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है वो सूडोपोडियम बनाता है, ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे मैच्योर फॉर्म आना होता है तो ये सूडोपोडियम जो है प्लेटलेट से डिटैच हो जाता है। जैसे ही वो सेल से डिटैच होगा हमारा जो प्लेटलेट है दैट विल बी इन द मैच्योर फॉर्म, अब वो हमारे थ्रोम्बोसाइट बन चुके हैं और उसके बाद ही वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है, ठीक है। इमेच्योर फॉर्म में जैसे आपने देखा एरिथ्रोसाइट होता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट के स्टार्टिंग स्टेज में न्यूक्लियस होता है, बाद में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। आप यहाँ याद रखिए कि यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, सूडोपोडियम होता है। जब तक आपका जो है फाइनल प्लेटलेट नहीं बन जाता तो मेगा कैरियोसाइट के पास सूडोपोडियम है। जैसे सूडोपोडियम हट जाएगा आपका जो प्लेटलेट है वो बन जाएगा। अब WBC की बात करें, वहां पर बैंड फॉर्मेशन होता है। जैसे ही वो बैंड फॉर्मेशन खत्म हो गया आपके जो बेसोफिल्स है या जो आपके WBCs है वो कंप्लीटली डेवलप हो गए। सो हर स्टेज में हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मेन चीज है जिसको आप याद रखेंगे, उससे आपका क्या चीज है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. देन वी हैव द फैक्टर्स रेगुलेटिंग द थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। अब जो थ्रोम्बोपोइसिस है वो आपकी प्रोसेस होती है, लेकिन उसको कोई ना कोई चीज रेगुलेट करती है, उसको स्टार्ट करती है, मॉनिटर करती है। सो दीज आर द इंटरल्यूकिन्स, CSF, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, थ्रोम्बोपोइटिन है और TGF है, ठीक है। इंटरल्यूकिन्स जो हैं एक तरह से हमारे साइटोकाइंस होते हैं। ये साइटोकाइंस वगैरह ये क्या चीज होती है, जब इन्फ्लामेशन होती है बॉडी में तब ये एक तरह के केमिकल एक्टिव मीडिएटर्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। अब आप एक चीज देखिए, जिस टाइम पे आपको कोई चोट लगती है, ठीक है, नॉट द कंप्लीट इंजरी कि आपका ब्लड वगैरह आ रहा हो, मान लो आपको कोई इंसेक्ट बाइट होता है, ठीक है, थोड़ी देर में क्या होगा, उस एरिया में आपको रेडनेस दिखाई देगी, इचिंग होगी और थोड़ी सी स्वेलिंग भी होगी। इवन मॉस्किटो बाइट पे भी इतना होता है, ठीक है। आप जब वहां पर चीजें देखेंगे, वो जो आपको इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन के स्टेजेस होते हैं जिसमें आप एक चीज समझ सकते हैं कि स्वेलिंग उसका एक पार्ट होता है। सो जब हमें कोई चोट लगती है तो बॉडी उसका रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से आप वो ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ मुझे कुछ हुआ है। सो उस टाइम पे ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, टाइप ऑफ साइटोकाइनिन्स होते हैं, ये भी रिलीज होते हैं। तो ये एक तरह के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं। अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, नाम याद कर लो, ठीक है। देन वी हैव द CSF एंड थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल आपके एरिथ्रोपोइटिन जैसा ही एक और हमारा प्रोटीन होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये हमारे लिवर और किडनी से सिक्रीट होता है। TGF इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ऑब्वियसली अगर कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं होगा जो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा इमेच्योर से मैच्योर फॉर्म में, तब तक उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है।
सो इट इज टीजीएफ बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, जो कि पूरी प्रोसेस को मीडिएट करता है, जिसकी वजह से इमेच्योर चीज जो है मैच्योर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गई तीनों की तीनों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आपको पता है ब्लड हमारी पूरी बॉडी का सिर्फ 8% पार्ट है। अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखें, इट इज ओनली 8%। आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज मतलब एक ऐसी मशीन होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करती है। बहुत हाई स्पीड पे अगर आप ब्लड को जो है उसमें रोटेट करवाते हैं तो ब्लड 2 लेयर्स पे डिवाइड हो जाता है। एक आपको जो यहाँ लाइट येलो कलर की लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज अ स्ट्रॉ कलर्ड, ठीक है, ये स्ट्रॉ कलर्ड है। एक आपको यहाँ पर रेड कलर की दिखाई दे रही है, दिस कंटेन्स योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्लाज्मा की। जो आपको ये लाइट येलो कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्लाज्मा एंड फ्रॉम टोटल इट इज 55%, ठीक है, जिसमें आपका फर्दर अगर कंपोजिशन देखो तो इसमें 91% आपका वाटर है और बाकी पार्ट क्या है आपके, प्रोटीन या सॉल्यूट। प्रोटीन में हमारे पास सबसे ज्यादा होता है एल्बुमिन, क्या, highest protein that is present inside our body, then globulin, then fibrinogen. These are the proteins. And if we are talking about the solute part, तो हमारे पास क्या रहते हैं, आयंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस, ये सब मिलाकर हमारा 2% वाला सॉल्यूट बनता है। Then we have the formed elements. Formed elements contains all the 3 types of cells. One is your RBC, then the WBC, then we have the platelets. If we are dividing WBC further, तो हमारे पास न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स प्रेजेंट है। These all are the types of WBC. इसमें से कौन से वाले WBC जो है ए ग्रेनुलोसाइट है? Ma'am, lymphocyte. monocytes. Monocyte and lymphocyte. Both Ma'am, monocyte. monocytes and lymphocytes are the Lymphocytes. A granulocytes. ठीक है, so these are the composition of your blood. ठीक है, अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो जो आपका ब्लड रहता है, जो हमें पता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसमें 2 तरह के मटेरियल होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग फ्लूइड मैट्रिक्स या उसको कहेंगे नॉन सेलुलर पार्ट। ठीक है, if there is a question for 1 or 2 marks, what do you mean by the non-cellular part? You can write plasma. Or what is the non-living fluid matrix that is present in the blood? That is your plasma. So हर लाइन को ध्यान से पढ़िए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है। ठीक है, सो वी हैव द सेलुलर पार्ट, यानी जहां सेल प्रेजेंट होंगे वो सेलुलर पार्ट है। ठीक है, जहां आपके सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है। और जहां पर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं है, मींस आपके ये नॉन सेलुलर पार्ट है, दैट इज योर प्लाज्मा। यहाँ नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगेन देयर इज अ स्ट्रॉ कलर जो प्लाज्मा दिखाई दे रहा है विद योर 55% कंपोजिशन। ठीक है, रेस्ट वी हैव द आरबीसी विद 45% एंड योर प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल विद अ थिन लेयर। ठीक है, लेस देन 1% की लेयर बनी होती है उसमें। ठीक है, ये सारा रहता है कंपोजिशन आपके जो है ब्लड में। अगर हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रीफ्यूज मशीन कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड पे घूमती है, जैसे हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, सो उसके बाद जब ये डिवाइड होता है, आपका कंपोजिशन ब्लड ब्रेक डाउन होता है, इसमें एक लेयर बनती है जो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट की, उसको हम बफी कोट कहते हैं। ठीक है, बफी कोट में क्या होता है, देयर इज द एग्रीगेशन ऑफ योर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। एग्रीगेशन का मतलब एक साथ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। ठीक है, जैसे हमारी सेडिमेंटेशन होती है, उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, वो सारे एक साथ चिपक जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। आपको डायग्राम दिखाई दे रही है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इस तरह से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक पतली सी व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है। ठीक है, सो आपके जो ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स जो हैं एग्रीगेट होके बफी कोट बनाते हैं। सो देयर कैन बी क्वेश्चन फॉर 1 or 2 मार्क्स, व्हाट डू यू मीन बाय बफी कोट? ठीक है, सो आपको मालूम होना चाहिए क्या चीज है बफी कोट। देन वी हैव द नेक्स्ट इज योर प्लाज्मा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा। ठीक है, प्लाज्मा में जो एक आपका लिक्विड रहता है, क्लियर लिक्विड होता है, बट इट कंटेन शुगर, फैट, प्रोटीन्स एंड सॉल्ट सोल्यूशन।
अब ये सारी चीजें क्या करती हैं, जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है। दे एक्ट एज अ कैरियर फॉर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट और सम एनी काइंड ऑफ केमिकल्स। केमिकल मतलब अगर हमारे बॉडी में कोई आयंस है, कुछ ऐसी चीज है, उनको भी लेकर जाती है, ठीक है। सो 55% जो ब्लड वॉल्यूम है दैट इज ऑफ प्लाज्मा, रेस्ट 95% इज द ब्लड, सॉरी वाटर, ठीक है। और इसका काम क्या है, आपको पता है कि हार्ट हमारा जो है ब्लड को पंप करता है, ठीक है। जो उसमें प्लाज्मा वाला पार्ट रहता है आपके ब्लड में, दैट प्रोवाइड द नरिशमेंट, ठीक है। जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं या जो भी उसको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, प्लाज्मा में से। या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस लेकर जाना एक्सक्रीटरी सिस्टम तक, रिमूव करना बॉडी से, वो भी इसी चीज के अंडर आता है, ठीक है। नाउ वी हैव द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है। अब जो आपके सब्सटेंस होते हैं प्लाज्मा में, उसमें दो तरह के सब्सटेंस रहते हैं, वन इज द ऑर्गेनिक पार्ट, अनदर इज द इनऑर्गेनिक पार्ट। जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें हमारे जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स आते हैं दैट आर द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। हमने शायद ये कहीं एनपीएन पहले भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा एनपीएन पहले, हम बॉडी फ्लूइड्स कर रहे थे जब हम, Yes, हाँ, ma'am. जब हम बॉडी फ्लूइड्स पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल भी थी साथ में, ध्यान है एग्जाम्पल, Urea. यूरिया और क्रेटिनिन पढ़ा था वहां पे, ठीक है। Yes, तो ma'am. आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है दैट इज द प्रोटीन। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन है उसमें तीन सबसे मेन प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है दैट इज द ग्लूकोज पार्ट। कल हमने शायद स्टडी किया था ना, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म क्या होती है, Glycogen. ग्लाइकोजन, ठीक है। लाइकवाइज फॉर द फैट, ठीक है। अब फैट भी क्योंकि प्लाज्मा में प्रेजेंट है, सो फैट जो है एज अ न्यूट्रल फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। मींस वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता, यानी उसमें बहुत ज्यादा आपके कंटेंट नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, ऐसे जो कंपोनेंट है वो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अदर देन दैट हमारे पास जो है अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास अमीनो एसिड्स भी टू टाइप्स के होते हैं, वन इज द एसेंशियल पार्ट, अनदर इज द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। कोई बताएगा क्या होते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? मैम एसेंशियल होते हैं जो हमारी खुद बना, बोलो बोलो, बॉडी खुद बनाती है, एसेंशियल है जो बॉडी खुद बनाती है, एंड और दूसरे होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं, लाइक जो एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं हम। एसेंशियल हमारे में नहीं बनते मैम, नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी बनाती है। Yes, ma'am. और हमारी essential बॉडी food से लेते हैं। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी बनाती है, एसेंशियल हमें बाहर से लेना पड़ते हैं, ठीक है। सो जो भी आप फूड लेते हैं तो एसेंशियल अमीनो एसिड आपको वहां से मिलते हैं, हमारी बॉडी सिर्फ नॉन एसेंशियल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनपीएन, व्हाई इट इज नोन एज नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। हमें यहाँ ऐसा बोलने की क्या जरूरत है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, इसको इससे आप क्या समझते हैं? हम बॉडी के काम की नहीं होती है, रिमूवल के लिए होती है बेसिकली। होती है रिमूवल के लिए, वो तो फंक्शन है। मतलब मैं इस वर्ड का मतलब क्या समझू, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, मैंने थोड़ा शायद समझाया ऐसा सब्सटेंस जिसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर को उसका यूज नहीं होता है, इसलिए नहीं यूज की बात नहीं है। इसमें क्या रहता है, ये सब्सटेंस जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नाइट्रोजीनियस इन नेचर बट द सोर्स इज नॉट द प्रोटीन, ठीक है। नॉन प्रोटीन सोर्स से जो कंपोनेंट बनते हैं दैट आर नाइट्रोजीनियस इन नेचर, उन चीजों को हम कहते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। अदर देन दैट ऑफ प्रोटीन, अगर आपके नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस किसी भी मेटाबॉलिज्म से, कोई प्रोसेस से बनते हैं, दैट आर नोन एज नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। उनका सोर्स प्रोटीन नहीं होता लेकिन स्टिल दे आर नाइट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इंटरनल सिक्रीशंस, ठीक है। अब आपको पता है कि बॉडी में हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, दैट आर कंसिडर एज द इंटरनल सिक्रीशंस। देन वी हैव द एंजाइम्स, अब हमारा जो भी फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए या किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम इन आवर बॉडी,
ठीक है, और वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लाज्मा में। लाइपेज है, एस्ट्रेज है, प्रोटीएज है, ट्रांसएमिनेज है, ऑल दीज आर द एंजाइम दैट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव एंटीबॉडीज। कहते हैं ना ब्लड में एंटीबॉडीज होती हैं, वो एंटीबॉडीज जो हैं आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिनको आप इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। जिनकी शेप कैसी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन की शेप कैसी होती है, बनाई होगी डायग्राम, कुछ लोगों ने बनाई है। यस मैम। कैसी शेप होती है, फॉक शेप, फॉक शेप, फॉक शेप, और कुछ वाई शेप जैसे से नहीं होते। यस में वाइज होती है। हाँ, ये कुछ इस तरह से वाई शेप जैसे होते हैं, या कुछ अच्छे से बन नहीं रहा है, वाई शेप जैसे रहते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन। परेशान मत होइए, जब आपके आगे आगे सब्जेक्ट्स आएंगे आपको समझ में आ जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं। देन वी हैव द इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट्स में हमने सारी चीजें कवर कर ली। इनऑर्गेनिक में हमारे पास आयंस होते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग आयंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो एनायन हो, केटायन हो, दोनों तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। देन वी हैव हाइड्रोजन, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ ions that are present in the plasma part. Apart from that it also contains the gases part. आपको पता है कि हमारी बॉडी में गैसेस जो होती है उनके एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वही चीज जो है हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। देन वी हैव द आरबीसीज, ठीक है। आरबीसी जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, दीज आर द काइंड ऑफ सेल्स, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर मैच्योर आरबीसी, ठीक है। सो ऑलवेज राइट अ टर्म दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन immature RBC but it is not present in the mature RBC, ठीक है। हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम का इट इज अराउंड 40 to 50%, ठीक है। और आपको पता है इसमें क्योंकि आयरन प्रेजेंट होता है, सो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो इजिली होती है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में हीम जो है आयरन पार्ट होता है, सो इजिली जो है ऑक्सीजन जो है लंग्स तक जाती है, वहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज सच रिमूव हो जाती है, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि हमारी बॉडी कितना प्रोडक्शन करती है आरबीसी का, सो पर सेकेंड इट इज 2 to 3 मिलियंस ऑफ आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड। 2 से 3 मिलियन एक सेकेंड में जो आरबीसीज हैं वो बनते हैं इन अ बोन मैरो। इट इज इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, पूरा टाइम जो है वो बोन मैरो यही काम करता रहता है, ठीक है, आपके सेल्स को प्रोड्यूस करता रहता है। देन हीमोग्लोबिन ऑल्सो नोन एज गैस ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें जो आयरन पार्ट होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज गैस ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, ठीक है। और जो हर आपके रेड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, किसी का माइक ऑन है क्या? नो मैम। माइक बंद देखिए, किसी का ऑन था शायद। भावना खत्म। यस हाँ, मैम अभी भी उसको ऑन ऑन था। है। देयर इज अ बार्किंग ऑफ डॉग, बंद रखिए प्लीज माइक। देन देयर इज द रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो है बिकॉज दे आर आयरन रिच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आयरन रिच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है दैट आर इन मिलियंस, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट अनीमिक होते हैं उसमें जो आरबीसी है दैट इज समवट इन रिड्यूस्ड नंबर। वहां जो रेड ब्लड सेल है उनका काउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। बिकॉज अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अनीमिक, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रेंज कहती है कि आप 10 से 12 के बीच में होने चाहिए या 12 से 14 के बीच में होने चाहिए, आप 11 या 10 हो जाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपको सांस नहीं आएगा, आपको वीकनेस होगी, ठीक है, आप बहुत जल्दी थक जाओगे किसी भी चीज के लिए। लेकिन अगर आपका जो एचबी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, जैसे मान लो 6 या 7 तक पहुंच गया है, देन यू कैन फील मोर टायर्डनेस, ठीक है। और आपको उस टाइम पे थोड़ा बहुत ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। सो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं होती बॉडी में। तो जो रेड कलर है ब्लड का दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड, ठीक है। सो हमें जो बाहर से आपको ये वेन्स दिखाई देती हैं, इट इज ब्लू बिकॉज देयर इज द रनिंग ऑफ योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, इसलिए आपको अपीयरेंस दिखाई देती है उसकी रेडिश कलर, सॉरी ब्लूइश कलर की या पर्पल रेड कलर की, ठीक है। देन वी हैव द मॉर्फोलॉजी।
मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कोई चीज आपको कैसे दिखाई देती है, द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो मॉर्फो मीन्स शेप, ठीक है, लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी मीन्स वो किस तरह से दिखाई देता है। अगर आप आरबीसी को देखते हैं, ठीक है, इट इज अ सर्कुलर एंड अ बाइकनकेव, ठीक है, एक सर्कुलर और बाइकनकेव नेचर होती है जिसको आप डम्बल शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक डम्बल शेप है, साइज हमने स्टडी किया है, इसका 7.2 माइक्रोमीटर होता है, थिकनेस इसकी तकरीबन 2.2 रहती है, वॉल्यूम है इसका 90 to 95 विद सरफेस एरिया ऑफ 130 माइक्रोमीटर। अगर आपको ये चीजें नहीं याद होती है, कोई जबरदस्ती नहीं, आप उसकी शेप याद कर लीजिए, ठीक है, और उसका साइज याद कर लो, एंड अलोंग विद दैट वो कितना एवरेज काउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब मेल फीमेल और इन्फेंट्स में जो है आपका जो कंटेंट है वो कितना रहता है आरबीसी का, ठीक है। व्हाई देयर इज हाई कंटेंट इन इन्फेंट्स, ऐसा क्यों है कि इन्फेंट्स में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है? हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। तो मेटाबॉलिज्म से इनका क्या लेना देना, वो तो आरबीसी की मेटाबॉलिज्म थोड़ी ना हो रही है, ऐसा क्यों होता है? इनके पास ज्यादा है, बोन से ज्यादा ही बोन, सारी बोन से बन रहा होता है क्योंकि इनमें इन्फेंट्स में। अच्छा, सारी बोन से बन रहा होता है, और कुछ? ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है इनको ना, इनको चाहिए होती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है इसलिए। नहीं, देखिए इसमें बेसिकली क्या रहता है, जिस टाइम पे इन्फेंट को आप ऐसे कंसीडर करिए जैसे एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जब अम्बेलिकल कॉर्ड को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है बेबी से, उस टाइम पे क्या होता है, सारे के सारे आरबीसीज जो हैं थ्रू द अम्बेलिकल कॉर्ड जो है वो इन्फेंट पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। सो जो मदर के आरबीसीज होते हैं वो भी वहां पर चले जाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वहां पर जो कंटेंट होता है आरबीसी का वो इंक्रीज हो जाता है। बाकी अदर फैक्टर इज ऑल्सो देयर कि वहां पर आपके हर जगह से आरबीसीज बन रहे होते हैं, बिकॉज बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे। हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, इट इज नॉट सेम एज दैट कि आपके जो आज ऑर्गन्स है वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं, ठीक है। हर चीज धीरे धीरे डेवलप होती है, उस टाइम लीवर बहुत वीक होता है, उस टाइम वैसा फूड नहीं खाया जाता, तो वो सारी चीजें जो है इट विल टेक टाइम। दैट्स व्हाई उसकी सारी प्रोसेस में उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अदर देन दैट जब अम्बेलिकल कॉर्ड को जो है डिस्टैच किया जाता है, अलग किया जाता है, उस टाइम भी जो आरबीसीज है वो इन्फेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो इस वजह से उसमें कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट इसमें अभी तक? नो मैम। चलिए, ये बाकी चीज जो है हम जो इसका स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो हम कल स्टडी करेंगे। मैम इसकी पीडीएफ भेज सकते हो आप ब्लड की? ये तो टॉपिक फिनिश होने के बाद मिलेगा आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच में, ठीक है। ओके मैम। मैम ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम आप पहले ही सेंड कर दीजिए, अगर बाद में कोई चीज चेंज होता है तो फिर से सेंड कर दीजिएगा। नहीं बच्चे, फिर मुझे ये चीज थोड़ी ना, मेरे को एक ही काम थोड़ी ना कि मैं आपको बार बार भेजती रहूंगी। एक बार आपको कलेक्टिवली मिल जाएगी, आप ही कंफ्यूज होंगे। अगर मान लो उस पे 2 या 3 बार चेंजेस होंगी तो मैं आपको हर बार थोड़ी ना उसको चेंज करके भेजूंगी। मैम आप एक बार लास्ट में भेज दीजिएगा सब चीज चेंज आप करके। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको ऐसे 2 या 3 बार शेयर करूं, ठीक है। फिर मुझे उतना कंफ्यूजन होगा कि मैंने आपके कौन से बैच में पोस्ट करी है, कौन से नहीं करी है, ठीक है। सो जैसे टॉपिक फिनिश होगा मैं साथ ही साथ दे दूंगी। मीनवाइल आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उससे पढ़ लिया करो। ओके मैम। नहीं तो बुक से पढ़ लिया करो, बुक भी अवेलेबल है, बुक में सारी चीजें वैसी दे रखी हैं। मैम अभी बुक तक कौन सी लेनी है एचएपी की? क्या हो गया? बुक क्या? एचएपी की कौन सी बुक लेनी है? आपको परचेज करनी है क्या बुक? यस मैम। परचेज करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपको आगे कहीं काम नहीं आने वाली। सिर्फ फर्स्ट ईयर तक, एक सेमेस्टर ये और एक अगला, उसी में ही आपकी पूरी एचएपी है। पूरे आपके बी फार्म में कहीं नहीं ये चीजें रिपीट होंगी। बीच में कहीं एक आध बार टॉपिक में कोई पॉइंट आ जाएगा, ये एचएपी में पढ़ा होगा आपने, ये क्या होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट ही नहीं आता उतना डिटेल में। मैम तो इसके बाद एचईपी नहीं है? ओके मैम। नहीं,
कोई एचसीपी का कुछ नहीं है, एक फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, ये सिर्फ बेस होता है। उसके बाद सिर्फ आप डिजीज पढ़ोगे और ड्रग्स पढ़ोगे, कौन सी बीमारी होती है, कहाँ होती है और उसको कैसे ठीक किया जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपके दूसरे दुनिया भर के बहुत सब्जेक्ट होंगे। या फिर सप्ली आ जाए किसी के साथ। हाँ, तुमने तो पहले ही सोच रखा है कि चलो सप्ली तो हम तैयार कर ही ले एचसीपी की, है ना? नहीं जो बुक्स मांग रहे हैं मैम उनको बोल रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में है सिर्फ, तो फिर आगे क्यों नहीं है? नहीं, वो सप्ली की बात तुमने छेड़ी क्यों? किसी ने सोचा ही नहीं ऐसा सप्ली आएगी। तुम पहले प्लानिंग करके बैठे हो कि हाँ मैडम को फेल करके दिखाना है। नहीं मैं बोल रहा हूँ जिसको आएगी वो ले सकता है। अच्छा, जिसको आएगा वो सोचे कि मैंने लेनी है सप्ली तो मैं आज ही से वो खरीद लेता हूँ, अगली बार आएगी ही नहीं सप्ली, है ना? और पढ़ना फिर भी कुछ नहीं है, धूप बत्ती करते रहना, उसकी कुछ नहीं होने जाने वाला उसमें। इतना जितना मटेरियल मैं शेयर करती हूँ आप इतना भी पढ़ लोगे ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। पेपर में तुम्हारे लिए यही स्लाइड है जो है ना इतनी भारी हो जाएंगी कि कैसे पढ़ोगे इसको। इस टॉपिक पे टोटल 161 स्लाइड्स हैं। तो मैम यही बोल रहे थे, बुक्स तो कॉलेज में जा रहे, बुक्स लाइब्रेरी में मिल जाएगी, बुक्स की क्या जरूरत है? आप इतने सारे नोट्स भेज रहे हो, बुक्स के पीछे पड़े होते हैं सारे। नहीं, देखो बुक पढ़ना अच्छी बात रहती है क्योंकि हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कंसेप्ट इन द सेंस अगर किसी को डीप नॉलेज लेनी है सो बुक इज द गुड वन, हम कहते हैं बुक पढ़ो। लेकिन अगर आप एग्जाम टाइम में किताबें खोल के बैठोगे ना तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको सच में लगता है कि नहीं मैं इसको किसी और रेफरेंस से पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, तो अच्छी चीज है, मैं मना नहीं करती बुक पढ़ने, लेकिन उसको परचेज करना इट्स समवट कि आपको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। उससे बेटर है आप जो पीडीएफ है हमारे दिया हुआ उसको आप प्रिंट आउट ले लो। जैसे कईयों को हार्ड नोट से पढ़ने की आदत है, वो नहीं सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते। हाँ, उसका प्रिंट आउट ले लो। हाँ बोलो। मैम अभी तक जितना प्रिंट आउट निकाले बहुत सारा हो गया है, ले जाने के लिए सोच रहे हैं कैसे ले जाए। कोई बात नहीं, बोरी में पैक करो और उसको ले आओ। जब हम बनाए थे, देखिए आप कपड़े लेके जाते हो ना अपने ट्रॉली में, एक बोरी सी और बना लो, उसमें नोट्स भर के ले चलो। मैम आप में से ज्यादातर हॉस्टलर्स ही होंगे। यस मैम। भाई टेक्नोलॉजी के लिए बनाई है, अब तुम प्रिंट निकालोगे हर चीज का, फिर मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्यूशन। हाँ, मॉडर्न प्रॉब्लम मॉडर्न सॉल्यूशन। मैम अटेंडेंस हो गई? यस मैम। हाँ, अटेंडेंस डन है, आपको जाना है आप जाइए। थैंक यू मैम। मैम लीव कर सकते हैं? हाँ करिए अटेंडेंस डन। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम।